गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको भौतिक राशि, मात्रक और विमेय सूत्र क्या होते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बेसिस पर हम एक कंप्लीट स्टडी, एक कंप्लीट मॉड्यूल अपन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है कि भौतिक राशि क्या चीज़ है। जो फिज़िकल क्वांटिटी है, इससे हमारा क्या मतलब है, क्या हम इस भौतिक राशि से समझते हैं। देखिए, जहाँ पर भी साइंस की बात की जाए तो साइंस में हमको सारी की सारी चीज़ें प्रूफ के साथ में, तथ्यों के साथ में, मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ में डिफ़ाइन करनी होती है। तो उसी बेसिस पर भौतिक राशियों को भी डिफ़ाइन करा गया है, फिज़िकल क्वांटिटी को भी डिफ़ाइन करा गया है। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि वे सभी राशियाँ, वे सभी कारक जिनको आप गणितीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हो, किसी ना किसी विधि के द्वारा उनका मापन किया जा सकता है, जिनको हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, वे अपने आप में क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। भौतिक राशि का सीधा सा मतलब है कि हम उन सभी राशियों की बात कर रहे हैं जिनको आप गणितीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हो, गणितीय समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, समीकरणों के ऊपर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं की जा सकती हैं तथा जिनका प्रायोगिक मापन किया जा सकता है, वे सारी की सारी हमारे पास भौतिक राशियां कहलाती हैं। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम केवल भौतिक राशियों का ही अध्ययन करते हैं, भौतिक राशियों के साथ में ही चीज़ों को डील करते हैं। सपोज़ एक एग्जाम्पल लिया कि हम मार्केट से कोई सामान खरीदने गए, या हमने एक चलती हुई गाड़ी को देखा, या हम लोगों ने अपना वज़न मेज़र करा, अपना वज़न नापा। सपोज़ एक कार है और वो कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ पर जब इसकी ये स्पीड मापी गई होगी, इसकी चाल मापी गई होगी, तो किसी ना किसी मापन पद्धति का प्रयोग किया गया होगा। यहाँ पर हमारे पास गणितीय रूप से ये सिद्ध किया गया है कि कार जो है वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। या फिर हमने एक आदमी लिया जिसका नाम था राम, और इस आदमी का जब हमने वज़न मेज़र करा तो ये हमारे पास प्राप्त हुआ 70 किलोग्राम। काफ़ी फिट टाइप का आदमी है। तो इस आदमी का जो वज़न हमने मेज़र करा है, ये भी किसी ना किसी स्केल के द्वारा, किसी ना किसी पैमाने के द्वारा ही मेज़र किया गया होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने पढ़ी हैं, इन दोनों चीज़ों में हमने चाल को किसी ना किसी उपकरण के द्वारा मापा, किसी ना किसी पद्धति का प्रयोग करते हुए मापा, और उसी प्रकार से राम को भी हमने एक प्रकार से, राम के वज़न को भी हमने एक प्रकार से किसी ना किसी उपकरण के द्वारा मापा। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों का प्रायोगिक मापन किया है। तो ये चाल हो गई या इसका वज़न हो गया, ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार की भौतिक राशि है। भौतिक राशियों के लिए मापन पद्धति का होना, किसी ना किसी मापन के द्वारा उनको प्रदर्शित करना, या फिर उनके ऊपर गणितीय संक्रियाएं करना, अगर ये दो चीज़ हम किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, भौतिक राशि कहलाएगा। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल ले कि सपोज़ हमारे पास आया कि किसी आदमी को कितना गुस्सा आता है। क्या आज तक इसका कोई स्केल बनाए, इसका कोई मेजरमेंट बनाए? हम ये कह सकते हैं कि आदमी को इतने किलो गुस्सा आया, या फिर इसी मापन पद्धति के द्वारा उसके गुस्से को मापा गया। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस अभी तक अवेलेबल नहीं है जिसमें हम किसी आदमी के इमोशंस को, उसके भावनाओं को माप सकें। हम ये कह सकते हैं कि आदमी को गुस्सा आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कितना गुस्सा आ रहा है, इसका आज तक कोई मापन हमारे पास नहीं किया गया है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम साइंस में स्टडी नहीं करते हैं, हम विज्ञान में इनका कोई रोल नहीं है। ये मनोविज्ञान का पार्ट है, साइकोलॉजी का पार्ट है, वो एक अलग चीज़ है। तो साइंस के अंदर हम केवल उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिनको गणितीय रूप से मापा जा सकता है, जिनको किसी ना किसी मापन पद्धति के द्वारा मेज़र कर सकते हैं, उनको इक्वेशंस के थ्रू लिख सकते हैं, समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। वे सभी राशियाँ अपने आप में क्या कहलाती हैं, भौतिक राशि कहलाती हैं। ये भौतिक राशि का बेस है, और यहाँ पर जितनी भी स्टडी की जाएगी वो सारी की सारी स्टडी केवल भौतिक राशियों के ऊपर ही की जा सकती है। बिना भौतिक राशियों का अध्ययन किए हुए चीज़ों को समझाना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, वो एक तरीके से वैलिड नहीं है, वो एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब बात जब हमने भौतिक राशि की करी तो भौतिक राशियों के प्रकार की हम बात करते हैं। साइंस के अंदर जनरली दो प्रकार की भौतिक राशियां मानी गई हैं। पहली राशि होती है हमारे पास मूल राशि, रियल क्वांटिटीज़, और दूसरी राशि होती है अपने पास व्युत्पन्न क्वांटिटीज़, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। बात आती है कि मूल राशि क्या चीज़ है। तो देखिए,
वे सभी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हों, अपने आप में इंडिपेंडेंट हों, जिसको आप और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उन सभी राशियों को क्या माना गया? मूल राशि माना गया। मूल राशि अपने आप में पूर्ण होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है। जैसे हम एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल अगर लें कि हमारे पास एक एटम है, एक परमाणु है, और वो परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपन ने लिए, ये क्या हैं? एक प्रकार से परमाणुओं के मूल कण हैं। उसी प्रकार से वे राशियां जिनको आप और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जो अपने आप में पूर्ण हैं, अपने आप में स्वतंत्र हैं, उन राशियों को क्या बोला गया? मूल राशियां बोला गया। तो मूल राशियां पूर्ण होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। और व्युत्पन्न राशियों का सीधा सा मतलब हो जाएगा वो राशियां जिनको आप 2 या 2 से अधिक मूल राशियों के संयोजन से बना हुआ मानते हो, जिनको डिवाइड किया जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो पहले अपन मूल राशियों का अध्ययन कर लेते हैं कि मूल राशियां कितने प्रकार की हैं या कितने प्रकार की मानी गई हैं। हम बात करते हैं मूल राशि की। फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर टोटल 7 प्रकार की मूल राशियां मानी गई, टोटल 7 प्रकार की मूल राशियां पढ़ी गई। और उन 7 प्रकार की मूल राशियों को यहाँ पर अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहली मूल राशि आती है अपने पास लंबाई, लेंथ। लंबाई का सीधा सा मतलब है कि 2 बिंदुओं के मध्य का दूरी, उनके बीच का लंबाई हो जाता है। 2 बिंदु किसी ग्राफ में, किसी रेफरेंस में, किसी निकाय में कहाँ पर मौजूद हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उनका दूरी ही क्या कहला जाएगा? लंबाई कहला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है द्रव्यमान, मास। जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान को आप किस प्रकार से डिफाइन करो? तो ये समझिए कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान का सीधा सा मतलब है कि हम वस्तु के जड़त्व की, वस्तु के इनर्शिया की बात कर रहे हैं। बात आ गई कि जड़त्व क्या चीज़ है। तो जड़त्व को आप ऐसा मानिए कि वस्तु के वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की क्षमता, उसका जड़त्व कहलाती है। वर्तमान स्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो गतिमान हो सकती है, वो स्थिर हो सकती है। तो वस्तु के वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की जो क्षमता है, वही उसका क्या है? जड़त्व है। और जड़त्व को हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं द्रव्यमान से। एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज हमारे पास एक साइकिल और एक ट्रक है, और हम इन दोनों वस्तुओं को, इन दोनों व्हीकल्स को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ट्रक होगा उसमें आपको ज़्यादा बल का आवश्यकता होगा, उसके लिए हमारे पास ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा। हम इसका रीज़न ये दे सकते हैं कि ट्रक ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा भारी है, साइकिल हमारे पास छोटा है। और अगर प्रॉपर फिजिक्स की टर्म में इसका आंसर दिया जाए तो हम इसको इस प्रकार से समझा सकते हैं कि जब शुरुआत में दोनों वस्तुएं स्थिर थी तो ट्रक का जड़त्व ज़्यादा था, जिसके लिए उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमको ज़्यादा बल की आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसी कारण से जिस वस्तु का जड़त्व जो होगा, वही जड़त्व उसके द्रव्यमान के साथ में रिलेट करके लिखा जा सकता है। द्रव्यमान और जड़त्व ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आप द्रव्यमान को जड़त्व के आधार पर समझ सकते हो या जड़त्व को द्रव्यमान के आधार पर समझ सकते हैं। तो जब हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो हमारा सीधा सा मतलब है कि हम वस्तु के जड़त्व की बात करते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व, उसका इनर्शिया उस वस्तु के मास के साथ में, द्रव्यमान के साथ में रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, नेक्स्ट क्वांटिटी अपने पास आती है समय या फिर टाइम। पूछा जाए कि आप समय को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हो, समय की कोई परिभाषा हो सकती है? पहली बात तो ये, तो देखो हमने बोला घड़ी में 10 बज गए। 10 बजना समय का केवल और केवल मापन है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, समय के किसी बिंदु पर हमने मान देखा, घड़ी में हमको 10 बजते हुए दिखाई दिए। समय की वास्तविक परिभाषा क्या होनी चाहिए? तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि इस भौतिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी प्रकार की भौतिक घटनाएं हो रही हैं, उन सभी भौतिक घटनाओं को एक निश्चित क्रम में चलाने वाले कारक ही समय कहलाता है। समय के आधार पर ही हम विभिन्न प्रकार की भौतिक घटनाओं को घटित होता हुआ मानते हैं।
हमने कहा कि कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, इसका मतलब था कि 1 घंटे में कार ने 50 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी। तो वहाँ पर चाहे कार की जो गतिशीलता है वो कार की गतिशीलता आपने समय के आधार पर निर्धारित की रखी है। तो यहाँ पर जो समय है वह समय किसी भी भौतिक घटना के घटित होने का एक कारक है। जितनी भी भौतिक घटनाएं इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, हो रही हैं, वो उनके पीछे का कारण क्या माना गया? समय माना गया। नेक्स्ट हम बात करें चौथी फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं ताप या फिर टेम्परेचर। ताप का मतलब है किसी भी वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन का एहसास ही उसका क्या कहलाता है? ताप कहलाता है। वस्तु गर्म है, वस्तु ठंडी है, उसी को हमने किस आधार पर माना? ताप के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर मान रखा है। ताप जो है वह एक प्रकार की रिलेटिव क्वांटिटी है, एक प्रकार की सापेक्ष राशि है। हमने कहा कि एक बाल्टी में पानी 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, तो अब वो जो 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ पानी है वो हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए पानी के कंपैरिजन में ठंडा है, लेकिन वही पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए पानी के कंपैरिजन में क्या है? गर्म है। तो ये जो गर्मपन और ठंडेपन का एहसास है, ये एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का रिलेटिव क्वांटिटी है, एक प्रकार का सापेक्षीय राशि है। तो तापमान का मतलब हो गया वस्तु के गर्मपन और ठंडेपन के एहसास को हम क्या कहते हैं? तापमान बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वांटिटी आती है जिसको हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर विद्युत धारा। किसी परिपथ में, चालक में, अर्धचालक में आवेश प्रवाह की दर वो क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ पर हम आवेश प्रवाह के दर की बात कर रहे हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर का होना आवश्यक है, उसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं। केवल बोल दिया जाए कि आवेश प्रवाह को विद्युत धारा बोल रखा है तो ये एक प्रकार का इनकम्प्लीट क्वांटिटी है, एक प्रकार का इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, अपूर्ण परिभाषा है। जो विद्युत धारा है वह आवेश प्रवाह के दर को प्रदर्शित करती है। आवेश कितनी जल्दी प्रवाहित होगा उसी के बेसिस पर हम विद्युत धारा का एक्सप्लेनेशन देते हैं। सपोज करिए आपके पास कि एक परिपथ है जिसमें 50 कूलाम आवेश 100 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, और इसी प्रकार से एक दूसरी चीज़ है जिसमें 50 कूलाम आवेश 0.01 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो दोनों एग्जाम्पल्स को देखने से हमको पता है कि जो सेकंड केस हमने लिया है यहाँ पर आवेश प्रवाह की दर फर्स्ट केस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस पर्टिकुलर केस में करंट या फिर विद्युत धारा भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या मानते हैं? विद्युत धारा मानते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तब इसके बारे में और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो ये 5 हमारे पास मूल राशियाँ हो गई। छठी क्वांटिटी हम मानते हैं पदार्थ की मात्रा। अब बात आई कि पदार्थ की मात्रा से क्या तात्पर्य है। हम मार्केट से चीनी खरीद के लाए, उसने एक पैकेट में हमको चीनी दे दिया, तो क्या वो पदार्थ की मात्रा कहलाएगा या पदार्थ की मात्रा का कुछ और मतलब होना चाहिए? तो देखिए इसको डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने एक बाल्टी में 50 लीटर पानी लिया। 50 लीटर पानी का मतलब क्या हुआ? इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, H2O होगा, पानी के अणु होंगे। तो इस 50 लीटर में H2O के कितने अणु उपस्थित हो सकते हैं, उन क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? पदार्थ की मात्रा कहेंगे। किसी भी निश्चित सैंपल में, किसी भी निश्चित निकाय में अणु या परमाणुओं की संख्या एक्चुअली पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करती है। तो जब हम पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से पदार्थ की मात्रा को निर्धारित कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास होता है ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कोई सा भी प्रकाशीय ऑब्जेक्ट, प्रकाशीय वस्तु कितनी चमक से प्रकाशित हो रहा है उसकी चमक ही क्या कहलाती है? ज्योति तीव्रता कहलाती है। अब जब आप प्रकाशीय वस्तु की बात करते हो तो एक मोमबत्ती वो भी अपने पास में प्रकाशीय वस्तु है, और एक सूरज, एक तारा वो भी हमारे पास में क्या है? प्रकाशीय वस्तु है। दोनों प्रकाशमान हैं लेकिन दोनों की चमक जो है वो अलग अलग है। तो किसी भी प्रकाशीय वस्तु की चमक ही उसकी क्या कहलाती है? ज्योति तीव्रता कहलाती है। उसकी ग्लेयर को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो एक प्रकार से भौतिक विज्ञान के अंदर ये 7 प्रकार की मूल राशियाँ मानी गई हैं। अन्य जितनी भी राशि पढ़ी जाएंगी, बनाई जाएंगी, वो इन 7 राशियों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही बनाई जाएगी, इन 7 राशियों के संयोजन के आधार पर ही बनाई जाएगी। जब हम संयोजन की बात कर रहे हैं
तो संयोजन का मतलब है, संयोजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, डायरेक्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही संयोजन नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। दो अलग अलग राशियों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, गुणनफल हुआ, उसके आधार पर एक नई राशि प्राप्त हुई, तो यह भी एक प्रकार का संयोजन है। अगर हम वेग की बात करें तो विस्थापन बटा समय, ये एक प्रकार का डिवीज़न है, ये भी अपने आप में क्या कहला रहा है, संयोजन कहला रहा है। तो जब हमने कहा कि संयोजन, तो संयोजन किसी भी प्रकार का लिखा जा सकता है। तो इन सातों मूल राशियों के संयोजन से ही विभिन्न प्रकार की व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि हमको केवल ये 7 मूल राशियां माननी है, याद रखनी है। इन 7 मूल राशियों के अलावा जिस भी भौतिक राशि की आप बात करोगे वो अपने आप में कौन सी होगी, व्युत्पन्न राशि होगी। एक और कैसे कि इन मूल और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार की राशियां मानी गई जिसको हमने बोला पूरक राशि। और इस पूरक राशियों में पहली पूरक राशि है हमारे पास द्विविमीय कोण, और दूसरी पूरक राशि है हमारे पास त्रिविमीय या फिर घन या फिर ठोस कोण। दो प्रकार की मूल पूरक राशियां मानी गई, जिसमें प्रथम पूरक राशि का मान है, प्रथम पूरक राशि है हमारे पास द्विविमीय कोण और द्वितीय पूरक राशि है हमारे पास त्रिविमीय कोण। बात आई कि पूरक राशियों का क्या मतलब हुआ या इनको क्यों अलग कैटेगरी में रखा गया। तो देखिए, ये दो ही एक प्रकार की राशियां होती है जिनके पास में मात्रक तो है लेकिन विमीय सूत्र नहीं है। एंटायर फिजिक्स के अंदर, कंप्लीट फिजिक्स के अंदर इनके पास केवल और केवल मात्रक होगा, लेकिन इनका विमीय सूत्र निर्धारित नहीं है, विमीय सूत्र प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए इन राशियों को हम पूरक राशियां कहते हैं। बात क्लियर। तो ये आपके पास भौतिक राशियों का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था कि भौतिक राशियों का मतलब है वे राशियां जिनको आप गणितीय रूप से लिख सकते हो, जिनको किसी ना किसी मापन पद्धति के द्वारा माप सकते हो, तो उनको हमने क्या बोला, भौतिक राशियां बोला, फिजिकल क्वांटिटी बोला। कंप्लीट साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम केवल और केवल भौतिक राशि के साथ में ही अपना अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जिन राशियों को मापा नहीं जा सकता उनका साइंस में कोई औचित्य नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भौतिक राशियां दो प्रकार की हो गई, एक मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि। मूल राशियां वे राशियां हुई जिनको आप और ज़्यादा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जो अपने आप में इंटैक्ट है, अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, उन्हीं को हमने मूल राशियां बोला। टोटल 7 प्रकार की मूल राशियां मानी गई, और इन 7 के अलावा जितनी भी आप राशियां पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली कौन सी हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से, मूल राशियों के संयोजन से मिलकर बना हुआ माना जाता है। इन मूल और व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त तीसरी प्रकार की राशियां मानी गई जिनको पूरक राशियां बोला गया। पूरक राशियों में द्विविमीय और त्रिविमीय कोणों की बात की जाती है। पूरक राशियों का सीधा सा मतलब है कि इनके पास में अपना मात्रक तो है लेकिन अपना विमीय सूत्र नहीं है। अब यहाँ पर हम इस डेफिनेशन फॉर्म में, इस थ्योरी की फॉर्म में 2 क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन होगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऐसी भौतिक राशि संभव है जिसका मात्रक तो हो लेकिन विमीय सूत्र ना हो। अब ये मात्रक विमीय सूत्र क्या होते हैं वो अपन आगे वाले टॉपिक में और एक्सप्लेनेशन के साथ में समझेंगे। क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड था इसलिए उसको यहीं पर बता देते हैं कि क्या ऐसी भौतिक राशियां संभव है जिनके पास में मात्रक है लेकिन विमीय सूत्र नहीं है। आंसर है आपके पास हाँ, ऐसी भौतिक राशियां संभव है। उन राशियों का नाम है पूरक राशि। पूरक राशियों के पास में अपना मात्रक होता है लेकिन विमीय कोण नहीं, विमीय सूत्र नहीं होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऐसी भौतिक राशियां संभव है जिनका विमीय सूत्र तो हो लेकिन मात्रक ना हो, आंसर है इम्पॉसिबल, क्योंकि जिन राशियों के पास में विमीय सूत्र होगा कंपलसरी है कि उनका मात्रक भी वहाँ पर पाया जाएगा। तो केवल पूरक राशियां हमारे पास ऐसी राशियां होती है जिनके पास में अपना मात्रक तो होता है लेकिन इनका खुद का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो ये भौतिक राशियां, और इन भौतिक राशियों के एक तरीके से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की अपन ने बात करी, इनकी थ्योरी क्या क्या होती है, क्या क्या डेफिनेशन होती है, किस प्रकार से ये राशियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मात्रकों की, कि मात्रक या फिर यूनिट्स क्या होते हैं, क्यों इनका उपयोग करा गया, इनकी यूज़फुलनेस क्या है, किस तरीके से ये डिफाइन करे जाते हैं। तो बात आती है अपने पास मात्रकों की। तो देखिए, मात्रकों को समझाने के लिए डायरेक्टली हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सपोज़ हमारे पास एक राशि लिखी गई जिसका गणितीय मान, गणितीय मापन के द्वारा मान हमने कितना लिख दिया, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया,
और आपसे पूछा गया कि ये 5 क्या है, ये किस प्रकार की भौतिक राशि है, कौन सी भौतिक राशि है, किस चीज़ को निरूपित कर रहा है, ये दिमाग में कन्फ्यूज़न। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे लिख दिया सेकंड, अब आपको पता है कि मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। अगर हमने लिखा 5 के आगे किलोग्राम, तो हमको पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि मात्रक जो होते हैं वह भौतिक राशियों को रिकग्नाइज करने के, उनको पहचानने के काम में आते हैं। बिना मात्रकों के भौतिक राशियों का कोई अस्तित्व नहीं है, उनमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, जो कि अपन ने पहले वाले एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। तो मात्रक जो होते हैं आपके पास, वे मात्रक भौतिक राशियों के पहचान करने के, उनको रिकग्नाइज करने के, उनको विभेदित करने के, इन सब के काम किसके द्वारा किया जाता है, मात्रकों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से हमने भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा था कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार से हम मात्रकों को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। जब भी आप मात्रक की बात करते हो तो मात्रक के साथ साथ एक और चीज़ पड़ी जाती है जिसको अपन कहते हैं मापन, मेजरमेंट। सपोज आप एक दुकानदार के पास में गए और दुकानदार से हमने एक क्लॉथ खरीदा, एक कपड़ा खरीदा। दुकानदार के पास में अपना के स्केल होगा, वो स्केल सपोज सेंटीमीटर मार्किंग का था तो दुकानदार हमको सेंटीमीटर मार्किंग के थ्रू कपड़ा दे देगा, या वो स्केल अगर इंचेस की मापिंग का था तो हमारे पास इंचेस के मापन के थ्रू हमारा कपड़ा काट कर दे दिया जाएगा। तो मापन जो होता है आपके पास, वो मापन भौतिक राशियों के मापने का, उनके गणितीय मान प्राप्त करने का एक तरीका होता है। और मापन के तरीके कई सारे हो सकते हैं भाई। आप किसी भी दूरी को मीटर में भी माप सकते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो, किलोमीटर में माप सकते हो। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात कर ली जाए तो प्रकाश वर्ष में मापा जा सकता है। तो मापन किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। जनरली हम स्टैंडर्ड की फॉर्म में 3 मापन विधियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली विधि का मान होता है MKS विधि। यहाँ पर फर्स्ट लेटर लेंथ को यानी कि लंबाई को निरूपित करता है, सेकंड लेटर हमारे पास द्रव्यमान को निरूपित करता है और थर्ड लेटर हमारे पास समय को निरूपित करता है। मापन पद्धतियों के जो लिखने के तरीके हैं, वो लिखने के तरीके इसी प्रकार से बनाए गए कि फर्स्ट लेटर लंबाई के लिए, सेकंड द्रव्यमान के लिए और थर्ड समय के लिए लिखा जाता है। तो सबसे पहले बात की जाती है हमारे पास MKS पद्धति की। MKS पद्धति का मतलब है कि जो दूरी होगी, जो लंबाई होगी, उसको मीटर में मापा जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाएगा और समय को हमारे पास सेकंड में मापा जाएगा। तो ये एक MKS नॉमेनक्लेचर है, MKS पद्धति हमारे पास है और ये वाइडली एक्सेप्टेड पद्धति है। अलग अलग कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, अलग अलग साइंस फ्रेटर्निटी के अकॉर्डिंग MKS पद्धति ही सर्वाधिक एक्सेप्टेबल मानी गई है। आप दूसरी पद्धतियों का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड MKS अथवा SI पद्धति को माना गया है। SI पद्धति में कुछ एक मात्रक हमारे पास विभिन्न हो जाते हैं, वो जब हम डिटेल स्टडी करेंगे जहाँ पर जो आपके पास आएगा वो बता दिया जाएगा। जनरली MKS का जो नॉमेनक्लेचर है, MKS का जो नामकरण है, वही SI का नामकरण मान लिया गया है। सेकंड पद्धति हमारे पास होती है जिसको अपन बोलते हैं CGS पद्धति। CGS पद्धति का मतलब हुआ कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम्स में और समय को सेकंड्स में मापा जाएगा। और थर्ड पद्धति होती है हमारे पास FPS, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। यहाँ पर लंबाई फुट्स के अंदर, वजन या फिर द्रव्यमान पाउंड्स के अंदर और समय सेकंड्स के अंदर मापा जाता है। तो मापन की वाइडली एक्सेप्टेड ये 3 प्रकार की विधियां हैं। जनरली हम जितने भी सॉल्यूशंस करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, उसके लिए MKS या SI पद्धति का ही हमको यूज़ करना होता है। ठीक है। इनके अलावा भी कई सारी छोटी मोटी पद्धति अपन मान सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे कि गांव में लोग बोलते हैं कि किसी का घर 3 कोस दूर है, किसी का घर 2 कोस दूर है, तो वो भी मापन का एक तरीका हो सकता है। तो जनरली मापन के ये 3 पद्धतियाँ हमारे पास मानी गई हैं। क्या मात्रक मापन पद्धति के ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ पर देखा तो हमको लंबाई को मीटर में मापना होगा, जबकि यहाँ पर लंबाई को सेंटीमीटर में मापा गया है। तो जो हमारे पास मात्रक होते हैं वो मात्रक मापन पद्धति के ऊपर निर्भर करते हैं, मापन पद्धति के ऊपर डिपेंड करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिनके मात्रक तीनों मापन पद्धति में समान रहते हैं। तो ये जो सेकंड्स हमारे पास है, जो समय की अपन ने बात करी, यह समय तीनों मापन पद्धतियों में सेकंड के द्वारा ही मापा गया है। तो समय हमारे पास एक ऐसी भौतिक राशि मानी गई, एक ऐसी भौतिक मूल राशि मानी गई जिसका मात्रक जो होता है वह तीनों पद्धतियों में हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है, बराबर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बात क्लियर। जब हम मात्रकों की बात करें, हमने मापन पद्धतियों की बात करी, हमको पता है कि जो मात्रक है वो मापन पद्धतियों पर निर्भर करते हैं। जैसे ही मापन पद्धति हम चेंज करेंगे, वस्तु का मात्रक भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस आधार पर जब मूल राशियों के मात्रक लिखे जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में हम MKS या फिर SI सिस्टम की बात करेंगे। तो मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है और मूल मात्रक निम्नांकित प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मूल राशियों के मात्रक की बात कर रहे हैं और मात्रक हम कौन से लिख रहे हैं, SI मात्रक लिख रहे हैं। जब लंबाई की बात की जाए तो लंबाई का मात्रक हमारे पास माना गया मीटर। द्रव्यमान की बात की जाए तब हम बात करते हैं किलोग्राम। समय की बात की जाए तो समय का मात्रक होता है हमारे पास सेकंड। तापमान की बात की जाए तो तापमान का मात्रक हमारे पास होता है केल्विन। विद्युत धारा की बात की जाए, विद्युत धारा का SI मात्रक हमारे पास है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा की बात की जाए तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक है हमारे पास मोल। और लास्ट में ज्योति तीव्रता की बात की जाए तो ज्योति तीव्रता में SI मात्रक माना गया है कैंडेला। ठीक है, यहाँ पर अपन इनके सिंबल लिख देते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। ठीक है, तो ये मूल राशियाँ और इन मूल राशियों के रेस्पेक्ट में हमने मूल मात्रक लिखे हैं जिनमें सिस्टम कौन सा यूज़ करा गया है, SI सिस्टम यूज़ करा गया है। जब भी आप कोई फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो सबसे पहले जो भी क्वांटिटीज़, जो भी फिजिकल क्वांटिटी वहाँ पर दी गई है, जो भी भौतिक राशि हमारे क्वेश्चन में दी गई है, उन सभी भौतिक राशियों के मात्रक किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के होने चाहिए। एक ही सिस्टम में अगर उनके मात्रक नहीं हैं तो हमको उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन अपने पास अगला टॉपिक आएगा, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा किसी भी पर्टिकुलर एक सिस्टम को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की एक राशि हमने MKS में लिख दी और दूसरी राशि को हम CGS में लिख रहे हैं, वो थ्योरेटिकली करेक्ट नहीं है। आंसर वहाँ से भी निकाला जा सकता है कन्वर्जन करके थ्रू, लेकिन वो एक तरीके से थ्योरेटिकली करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो आप कोई से भी मापन पद्धति का यूज़ कर सकते हो। जनरली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चन हम MKS या फिर SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। जब आपके पास बात की जाती है व्युत्पन्न राशियों की, तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां, अगर हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ते हैं तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से, संयोजन से बनाई जाती हैं। उसी प्रकार उन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी मूल राशियों के मात्रकों के संयोजन से, कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम बात करें वेग, तो वेग आपके पास एक ऐसी व्युत्पन्न राशि है जो कि दो मूल राशियों विस्थापन और समय के संयोजन के रूप में लिखी गई है। वेग बराबर हम क्या लिखते हैं, विस्थापन बटा समय। तो अगर बात की जाए विस्थापन, इसका मात्रक SI पद्धति में हमारे पास मीटर और समय का मात्रक हमारे पास क्या है, सेकंड। तो जो वेग है उस वेग का मात्रक SI सिस्टम में हमने क्या बनाया, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो जिस प्रकार से व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार उनके मात्रकों को निर्धारित करने के लिए मूल राशियों के या मूल मात्रकों के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं, सेम कॉम्बिनेशन हमको मूल राशियों के मात्रकों में भी अप्लाई करना है, तो हमको व्युत्पन्न राशियों के मात्रक आसानी से निकाले जा सकते हैं, ज्ञात किए जा सकते हैं। इन मूल और व्युत्पन्न मात्रकों के अलावा हम पूरक राशियों के मात्रक भी लिखते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार की पूरक राशियां मानी गई थी। सबसे पहली हमारे पास होती है द्विविमीय कोण, और द्विविमीय कोण के लिए मात्रक हम लिखते हैं रेडियन।
हालांकि डिग्री भी इसका मात्रक होता है, लेकिन जो SI मात्रक माना गया है द्विविमीय कोण का वो क्या है, रेडियन। और इसी तरीके से अगर त्रिविमीय कोण की बात की जाए तो त्रिविमीय कोण का मात्रक हमारे पास क्या है, स्टेरेडियन। तो ये दो मूल राशियां मानी गई, इन दो पूरक राशियां मानी गई। इन पूरक राशियों के मात्रकों को भी हमने रेडियन और स्टेरेडियन की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। और ये जो मात्रक लिखे गए हैं ये भी कौन से मात्रक हैं, SI मात्रक हैं। क्वेश्चंस अधिकतर केसेस में हमको SI मात्रकों के साथ में ही लिखना है, SI मात्रकों के साथ में ही डील करना है। तो हमारे पास मात्रकों की बात की जाए कि मात्रक भौतिक राशियों को विभेदित करने का, उनको पहचानने का काम करता है। क्या मात्रक मापन पद्धति पर निर्भर करते हैं? बिल्कुल, मात्रक मापन पद्धति के ऊपर निर्भर करेंगे। जैसे ही मापन पद्धति चेंज होगी वहाँ पर भौतिक राशि के मात्रक भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दो ऐसी राशियां जिनके पास मात्रक हैं लेकिन विमीय सूत्र नहीं है, तो ये दो पूरक राशियां कोण 2D और 3D, द्विविमीय और त्रिविमीय, इकलौती यही राशियां ऐसी हैं जिनके पास अपना मात्रक तो होता है लेकिन अपना विमीय सूत्र नहीं होता है। तो ये हमारे पास बात की गई भौतिक राशि और मात्रक की। नेक्स्ट विमीय सूत्र, इस विमीय सूत्र का एक्सप्लेनेशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस, ये सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।